जीसी नेट पेपर 2 की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य। सिलेबस को देख रहे हैं। पहले सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है यहाँ पे वो है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमगही, मगही, अपभ्रंश और उनकी विशेषता, ये इसमें पढ़ना है। फिर अगर हम आगे देखें तो इसमें फिर है अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध को देखना है। उसके साथ ही आधुनिक हिंदी, भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण को देखना है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार को देखना है। हिंदी की उपभाषाएं को देखना है। फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी होगा यहाँ पे, राजस्थानी हिंदी। और इसके साथ साथ देखना है यहाँ पे खड़ी बोली, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और उनकी बोलियाँ को भी, जैसे कि पता होगा आप लोगों को भी कि बोलियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक दो। ब्रज और अवधि की विशेषता देखना है। हिंदी का विविध रूप में हिंदी के बारे में पढ़ना है। उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी और हिंदी की भाषिक स्वरूप के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आ जाएंगे हिंदी का स्वर्णिम व्यवस्था और खंडेतर हिंदी, हिंदी की ध्वनियाँ, उनका विकास, फिर शब्द, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ पे कॉमा लगेगा, समास, ये है। फिर हिंदी की रूप रचना क्या है वो देखना है। इसके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक की व्यवस्था और इसमें संज्ञा देखना, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। और हिंदी वाक्य रचना को देखना है। हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूपों को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ जैसा कि बोली, मानक भाषा जो है, जो मानते हैं, और राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, और संपर्क भाषा के माध्यम से जो हिंदी का प्रयोग है उनको देखना है। कंप्यूटर और हिंदी में कंप्यूटर का मतलब प्रयोग, और मतलब क्या संबंध है कंप्यूटर और हिंदी का, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इसमें तो मतलब ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आते ही हैं। शायद इस बार क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन हर बार ये हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इसमें जो ये 343 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद हैं वो इनमें से आ जाते हैं, जो इनसे क्वेश्चंस आते हैं किसमें वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। और फिर इसमें देखना है देवनागरी लिपि और उनकी विशेषता, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूनिट अगर 2 की बात करें, जो कि मतलब पूरे सिलेबस की बोले ना कि मतलब अगर वो उनका शरीर है तो ये यूनिट 2 जो है ना उनकी आत्मा है, और आत्मा के बिना शरीर जिस तरह बेकार है, वैसे ही ये वाले यूनिट मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाता है इसमें, हिंदी साहित्य दर्शन आ जाता है, लेखन पद्धति और काल विभाजन, नामकरण, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये फिर आदिकाल की विशेषता, इनकी प्रवृत्तियाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो ये आ गया रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी, जैन और सिद्धनाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य। फिर ये आ जाएंगे यहाँ पे भक्ति काल को देख सकते हैं आप लोग। भक्ति काल के अंतर्गत ये हैं पढ़ने के लिए, इसमें भक्ति आंदोलन और उनके उदय, सांस्कृतिक कारण, और फिर भक्ति आंदोलन में अखिल भारतीय स्वरूप और उनकी प्रादेशिक वैशिष्ट्य, और इसके अंतर्गत भक्ति काव्य में ही मतलब उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही उनके बारे में अलवार संत को पढ़ना है। फिर भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय को पढ़ना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़्यादा। और फिर इनकी वैचारिक आधार को पढ़ना है। निर्गुण सगुण काव्य को पढ़ना है, मतलब निर्गुण में कौन कौन आ रहे हैं, सगुण में। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो हर बार आजकल मतलब अभी का जो मतलब पैटर्न चेंज है, उसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
मतलब कि सगुन के अंतर्गत कौन कौन से मतलब कवि लोग आते हैं, निर्गुण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उसमें से भी मतलब ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी या राम भक्त, कृष्ण भक्त में कौन कौन आते हैं, ये जो डिवाइड करके हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर रीतिकाल को अगर हम देखें तो इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि यानी कि उनकी जो मतलब पृष्ठभूमि रही उनसे क्वेश्चन अब जैसा कि अभी रटने वाला क्वेश्चन नहीं लेकिन थ्योरिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें से ये आ जाएंगे। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, कौन सी प्रवृत्तियाँ रही, पृष्ठभूमि को देखना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये 3 धाराएं चली उनके बारे में है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य को देखना है। प्रमुख ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जो हम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मतलब लगता है ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से रीड करें तो उसमें एक चीज़ पता चल जाएगा मतलब हम लोगों को ही कि मतलब क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है ये चीज़। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास को देखना है, ठीक है। और हिंदी गद्य के विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में भारतेंदु और उनका युग देखना। पत्रिका का जो प्रारंभ और मतलब ये 19वीं शताब्दी हिंदी पत्रकारिता को देखना है। आधुनिकता की अवधारणा, जैसे कि अवधारणा, पृष्ठभूमि, ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर द्विवेदी युग को देखना है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका युग है। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका यहाँ पे होगा, सरस्वती पत्रिका। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो राष्ट्रीय काव्य धारा और उनके प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद उनके प्रमुख कवि, छायावाद को अगर हम देखें तो छायावाद उनकी प्रमुख विशेषता, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद नई कविता। और फिर यहाँ अगर हम बात करें तो नई कविता और कवि समकालीन कविता को भी देखना है 2000 तक का। 2000 से आगे का नहीं है यहाँ पे मतलब मेंशन कर दिया गया। समकालीन साहित्यिक पत्रिका को देखना है, समकालीन से क्वेश्चंस आते हैं। खैर अभी मतलब पैटर्न जब से मतलब चेंज हो गया है। अभी तो जो अभी जो एग्ज़ाम्स हुए मैंने भी उस एग्ज़ाम्स में दिया है बट मेरी तैयारी उतनी बेटर नहीं थी। फिर भी एग्ज़ाम्स अच्छा है। तो अभी हम ये देख सकते हैं ना कि ये मतलब गद्य वाले विधा से ना कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ये 6 यूनिट से जो लगे हुए हैं ना मतलब डीपली क्वेश्चंस आ रही हैं हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक है, फिर इसमें इसको देखना है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी उपन्यास को देखना है। उपन्यास में भारतीय उपन्यास और उनकी अवधारणा, क्योंकि अवधारणा से भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि मतलब उपन्यासकार का नाम दे दिया जाता है और फिर उसमें से ऑप्शंस में आते हैं कि ये किस धारा में किसने मतलब किस किस क्वालिटी हम ये बोल सकते हैं कि उस मतलब रचना लिखी है। जैसे कोई होता है ना कि मतलब राष्ट्र की भावना से कोई विद्रोही टाइप से लिखते हैं या फिर कोई सहजतापूर्वक तो हर कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप लोग समझ रहे होंगे मतलब जिस धारा में आके कवि लोग लिखते हैं उनके बारे में भी मतलब आता है क्वेश्चन। भारतेंदु पूर्व युग उपन्यास, प्रेमचंद और उनके उपन्यास। और फिर उनके पूर्व युग का है यहाँ पे, ये फिर उनके युग का है। फिर उनके प्रवृत्ति जो उनके बाद वाला है 2000 तक का, उनको देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो कहानी की अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, मतलब कब से कहानी शुरू हुई, वो 20वीं शताब्दी के बारे में उनके कहानी आंदोलन के जो प्रमुख मतलब प्रवर्तक रहे ना उनको भी देखना है। प्रमुख कहानीकार को देख लीजिए, ठीक है ये इसमें आ जाएंगे। अगर हम फिर यहाँ देखें तो यहाँ पे नाटक की बात करें तो नाटक रंगमंच, उनका रंगमंच का मतलब विकास,
एक इसमें से नाटक की अगर हम बात करें तो नुक्कड़ नाटक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो नाटक में थोड़ा ऐसा नहीं है कि सारा कुछ उतना ही डीपली पढ़ना है, लेकिन हाँ हमको मतलब प्रीवियस ईयर को मतलब ध्यान में रखते हुए वो पढ़ना होगा कि मतलब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग या फिर साठोत्तर युग और नया नाटक जो है उनको देखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो प्रमुख नाट्य कृति आते हैं इनसे क्वेश्चंस, आप प्रीवियस देखे होंगे तो आप लोग पता होगा प्रमुख नाटककार कौन है। एकांकी को देखना है, हिंदी रंगमंच और उनका विकास को देखना है, मतलब हिंदी रंगमंच, लोक रंगमंच उनको देखना है, नुक्कड़ नाटक को देखना है। अगर हम आलोचना की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इम्पॉर्टेंट तो सारा कुछ है, बट आपको प्रीवियस को देखकर एक ये मतलब एनालाइज करना होगा कि मतलब ज़्यादा कौन सा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़। आलोचना, और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें उद्भव और विकास, उनका समकालीन आलोचना, उनके प्रमुख आलोचक। अन्य गतिविधियों में अगर बात करें तो रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा की अगर हम बात करें तो इसमें जो आती है दलित आत्मकथा, ये सब जीवनी है, रिपोर्टाज है, डायरी है। हिंदी का प्रवासी साहित्य अवधारणा, मतलब प्रवासी साहित्य की अवधारणा, इनकी प्रमुख साहित्य। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा आ जाता है भारतीय काव्य शास्त्र, मतलब भारतीय और पाश्चात्य दोनों हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे भारतीय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। इसमें पढ़ना है हमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, प्रयोजन, फिर इसमें सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और फिर ये तो आप लोगों को पता ही होगा, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, और फिर शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से करूँ, और इसीलिए मतलब जो इम्पोर्टेंट मतलब मुझे लग रहा है, तो पता तो हर किसी को सिलेबस होगा ही, मतलब जो सही मायने में तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर हम पाश्चात्य की बात करें तो अगर ये पाश्चात्य शास्त्र की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमको पढ़ना है प्लेटो का सिद्धांत हो गया यहाँ पे। ठीक है, अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी विरेचन का सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि मतलब इसमें जो पाश्चात्य कवि लोग हैं ना, लेखक लोग, उनका जो जन्म क्रम है ना, जन्म क्रम को भी इसमें देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं। खैर इस बार ज़्यादा क्रम वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसीलिए कोई फोर्स करके ये बात नहीं कह सकता है कि पैटर्न कब कैसे चेंज होगा, ये मतलब एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई तो ऐसा तो नहीं ही कह सकता है कि मेरे पढ़ाने से इतना हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी वो लक भी देखा जाता है कि क्या मैंने पढ़ा, एग्जाम्स में क्या आ रहे हैं। तो फिर इसमें कल्पना का सिद्धांत, फंटेसी, ये देखिए टी.एस. इलियट्स को, इसमें ये नैतिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत, ये देखना है, रिचर्ड को देखना है। और फिर यहाँ पे मूल्य का सिद्धांत हो गया, मूल्य का सिद्धांत, और फिर यहाँ पे ये संप्रेषण का, काव्य भाषा का सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक और फंटेसी होना चाहिए यहाँ पे, फैंटेमी गलत लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। और फिर यहाँ प्रतीक, बिंब, कल्पना, ये चीज़ यहाँ पे आ गया। अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें, ये हमारा यूनिट 4 हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इसमें से आ जाएंगे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन, और हिंदी नवजागरण, और खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नवजागरण, गांधीवाद, अम्बेडकर, मार्क्सवाद। और अगर हम यहाँ बात करें मानव विश्लेषण,
मतलब अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकवाद, अस्मितामूलक विमर्श में इसमें दलित विमर्श को देखना है, स्त्री विमर्श को देखना है, आदिवासी विमर्श को देखना है और अल्पसंख्यक विमर्श को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज रासो को पढ़ना है, इसमें 27वां सर्ग को पढ़ना है। ठीक है, रेवा तट नाम है और इसका टोटल की अगर बात करें तो 69 इसमें सर्ग हैं कुल, मतलब समय है। समय को मतलब यहाँ पे इसमें समय दिया गया, चैप्टर्स जो होते हैं। अमीर खुसरो को पढ़ना है, उनकी पहली मुकरियाँ को पढ़ना है। खैर इस बार शायद क्वेश्चंस नहीं आए हैं वैसे आप लोग भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आप लोग को पता है, तो बट इसको पढ़ना है। और खुसरो का जन्म इतना में हुआ था वो चीज़ दे दिए, यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। और विद्यापति की बात करें तो विद्यापति का जन्म 1360 में हुआ है, बट मुझे कन्फ्यूजन्स है, बट आप लोग देख लीजिएगा। ये इसमें पढ़ना नागेंद्र झा द्वारा संपादित है। इनमें 1 से 25 पद को मतलब पढ़ना है, 1 से लेकर 25 तक को। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ कबीर का जन्म तो पता है 1398 हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके जो पद जो संग्रहित किए गए हैं ना 160 से 209 तक को उनको पढ़ना है। जैसे ग्रंथावली को पढ़ना है, नागमती व्योखंड इसमें आ जाएगा, सूरदास भ्रमर गीत सार इसमें आ जाएंगे, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड को देखना है, बिहारी सतसई को देखना है। तो इसके बाद यहाँ पे दोहा की अगर इसमें इसकी दोहा जो है 1 से 50 तक को पढ़ना है। धनानंद की कवित्व को पढ़ना है। विश्वनाथ मतलब इनके ये यहाँ पे इसका मतलब संपादक समझ लीजिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग शॉर्टकट है। प्रारंभ से 10 पद पढ़ना है। मीराबाई जी का मतलब पढ़ना है प्रारंभ से 20 पद तक। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और इसमें तो बस इतना ही है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि आदिकाल से भक्ति काल तक की कविताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब उसके आगे करेंगे, मतलब आधुनिक काल की कविताएं जो लगी हुई हैं। और थैंक यू सो मच।